हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो आज मैं मेरे 2-4 दिन से वीडियो भी नहीं आ रहा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। और मैं आज मन की बात करने आई हूँ। तो मन की बातों में मैं आज अपने ही मन की बात करने आई हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये जो मैं जब लाइव करती हूँ तो ये जो दवाई का डब्बा आता है सामने, ये पूरी दवाइयों से भरा हुआ है। तो ये मैं इतनी सारी दवाइयाँ कौन खाता है और इतनी सारी दवाइयाँ मैं रोज़ क्यों खिलाती हूँ। तो ये दवाइयाँ हैं मेरे हस्बैंड की, और ये दवाइयाँ मैं क्यों देती हूँ रोज़ उन्हें। तो आज मैं सिर्फ मन की बातों में अपने ही मन की बात करने वाली हूँ कि मैं हूँ सुनीता शर्मा और मैं ग्वालियर से हूँ और मैं नोएडा में रहती हूँ। पिछले 4-5 साल हो गए मुझे। 2018, हाँ जी 2018 में मैं नोएडा में आ गई थी। तो मैं ग्वालियर से, बहुत बड़ा घर है मेरा, ग्वालियर से इतना बड़ा घर छोड़कर मैं क्यों नोएडा आई, क्यों मैं नोएडा शिफ्ट हुई, क्यों मैं बच्चों को लेकर यहाँ शिफ्ट हुई। और मैं इतनी जल्दीबाजी में शिफ्ट हुई कि मैं अपना कोई भी सामान लेकर नहीं आ पाई थी, जो कि मेरा आज भी इतनी बहुत ज़्यादा गृहस्थी हो गई है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ सिर्फ अपने बारे में। तो मैं बात करने वाली हूँ, मैं ग्वालियर में, हमारा बहुत बड़ा घर है और हम लोग ग्वालियर में ही, बेसिकली हमारा होम टाउन है ग्वालियर। तो मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ, ससुराल मायका सब मेरा वहीं पे है। और 2017 में हमारे यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। 2017 में हमारे यहाँ मेरी सासू माँ को 8 महीने का कैंसर था और वो 8 महीने में मेरी सासू माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सासू माँ हमारी फरवरी में ख़त्म हुई थी। 5 फरवरी को हमारी सासू माँ ख़त्म हुई थी। और सासू माँ चूँकि हमारे यहाँ मतलब बहुत ही अटैचमेंट था बच्चों का अपनी माँ से, और हम लोगों को भी। हमारी सास दुनिया की बहुत अच्छी सास थी, मतलब मैं उनमें कोई कमी नहीं ढूंढूंगी, लेकिन बहुत अच्छी थी वो। और ऊपर से 1 महीना, मतलब हम लोगों का 15 फरवरी को उनकी जो होता है ब्राह्मण वगैरह वो थे 15 फरवरी को। और 5 फरवरी 6 मार्च को आके, मतलब हमारे यहाँ 15 दिन ही नहीं बीते थे और 6 मार्च को आके सडनली, मतलब आप सोच नहीं सकते, 6 मार्च को आके मेरे जेठ जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जेठ जी का जाना, हमारा पूरा परिवार टूट गया था और हमारा पूरा परिवार बिखर गया था। और समझ में ही नहीं आ रहा था, ये बच्चे भी मेरे जेठानी के बेटे वो छोटे छोटे ही थे। तो समझ में नहीं आ रहा था, मेरी जेठानी और हम में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम मेरी जैसी की एज की है वो भी, 1 आध साल बड़ी होंगी। और मतलब 15 दिन तक, मतलब 15 दिन के बाद ही किसी के घर में ऐसा हो जाए तो हमारे कानों में महीनों भर तक वो आवाज़ें गूंजती रहती थी, रोने धोने की सब कुछ था। और मतलब बिल्कुल बहुत बुरे हालात थे हमारे। और 1 महीने में 2-2 मौतें हम लोगों ने जो देखी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड, जो हम ग्वालियर में भी जॉब करते थे, तो वहाँ पर उनका मन नहीं लगा ग्वालियर में। और बस मतलब एक जो भाई होता है ना, भाई तो था ही, मेरे जो दोनों भाई तो थे ही, वो दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ऐसा लगा जैसे मेरे हस्बैंड की एक बाजू ही टूट गई है। और मेरे हस्बैंड अपने भाई को प्यार भी बहुत करते थे। दूर रहने से प्यार कम नहीं हो जाता, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे भाई को बहुत प्यार करते थे, उनको ये बात मुझे मालूम थी। तो उनका वहाँ पर मन भी नहीं लगा था। और कुछ हालात, ग्वालियर के भी कुछ हालात हमारे बहुत अलग ही हो गए थे, वो फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। फिर वहाँ से उन्होंने मुझसे बोला कि ना, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता, ऐसा लगता है कहीं बाहर चले जाऊँ। तो उसी समय मैंने यहाँ ग्वालियर नोएडा में उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो बहुत अच्छी पोस्ट पे HR में है वो, HR हेड है वो एक कंपनी में, और बहुत अच्छी पोस्ट के लिए उनका वो नोएडा में हो गया था। तो वो नोएडा, फिर ससुर जी भी मेरे साथ थे, उधर जेठानी को भी थोड़ा बहुत देखना था। तो हम लोग, मैं ग्वालियर रह गई और वो यहाँ पर नोएडा आ गए थे। और मेरे बच्चे छोटे ही थे। बड़ा वाला बेटा मेरा 9th में था, 9th पास आउट करके 10th में था। मेरा बड़ा वाला बेटा 10th में आ गया था और छोटा वाला मेरा 8th में था। तो 10th की पढ़ाई और वो सब फॉर्म भर चुके थे और तो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद 17 में वो 17 सितंबर में वो शिफ्ट हुए थे और 1 साल वो रहे। 18 में आकर उन्होंने, मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, ज़िंदगी धीरे धीरे हमारी पटरी पर लौट रही थी और हम लोग ठीक ठाक थे। उसके बाद 18 में एक दिन की बात है, कहते हैं ना इस हाथ ले उस दे दे, ये मैंने खुद महसूस किया था। 2018 में सुबह मेरे 14 फरवरी थी उस दिन, मुझे अच्छे से याद है, 14 फरवरी थी और मुझे अच्छे से याद है। तो मेरी सुबह उनसे कॉल पर बात थी, उनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी मेरे हस्बैंड की, और सुबह तबीयत डाउन थी और उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उनको कुछ पता था कि उनको क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने ना मुझे ढंग से कुछ बताया और ना मुझे पता, और मैं इतनी दूर कैसे क्या। शाम को मैं उनसे कॉल पे बात करती रही, लेकिन मुझे उन्होंने ढंग से कुछ भी नहीं बताया और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। सुबह यहाँ पर जो डॉक्टर वगैरह थे उनको दिखाया, तो एक जो हॉस्पिटल है वहाँ, तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आया कि इनको क्या हो रहा है। और उसके बाद शाम होते होते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। और मुझे वहाँ पर, मैं जब उनसे बात कर रही थी, तो मेरे जो गली है बाहर में, गली में एक गाय ना, जो पॉलीथीन खा जाती है ना, तो पॉलीथीन खा ली थी गाय ने और वो उसकी हालत भी ख़राब हो रही थी वहाँ पर।
तो मैं इनको वीडियो कॉल पे बात करी थी, तो मैंने अपने बच्चों को बैठाया, मैंने कहा तुम लोग डैडा से बात करो। तो मैंने जो गौशाला में जो लोग देखते हैं उनको बुलाया और वहाँ पर उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी। गाय ठीक भी मतलब अच्छी हो गई, गुड़ वुड़ खिलाया हमने, तो वह गाय ठीक हो गई। 7 या 7:30 की बजी जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड के साथ जो उनका दोस्त रहता था उसने मुझे फ़ोन करा कि मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और यहाँ का जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है JP हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको लेके गए और उनको तुरंत ही सब जाँचें वाँच की, तो उनको मेजर अटैक था। डॉक्टर भी हैरान था, कि इनकी इतनी तबीयत ख़राब थी और उनको मेजर अटैक आया हुआ था। तो और मुझे मतलब मुझे बता नहीं रहे थे, मुझे ये बोले कि ना मैं ठीक हूँ। मुझे बात करते रहे थे, वो बोले मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद ना उनको ना उनके दोस्त ने JP में एडमिट करा और मैं बराबर कॉल पे रही। उसके बाद इतना मतलब इतनी दूरी खलने लगी थी मुझे, दिल्ली और ग्वालियर की दूरी इतनी, मतलब मैं समझ नहीं सकती कि एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है और हर औरत चाहती है कि वो अपने पति से पहले इस दुनिया को छोड़े। अगर अच्छी औरतें होती हैं वो हमेशा ये चाहती हैं कि अपने पति से पहले वो इस दुनिया को छोड़े। तो जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया और एडमिट तो उनको कर दिया। फिर रात के 11 बज रहे थे, मेरे बच्चे भी छोटे थे, घर पे भी कोई नहीं था, मैं अकेली, मेरे ससुर जी भी मतलब भैया के ख़त्म होने के बाद ससुर जी भी काफ़ी टूट चुके थे। तो फिर ना मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे ग्वालियर में, उनसे मैंने बातचीत करी और हम लोगों ने गाड़ी हायर की, कैब की, और 11 बजे मैं वहाँ से चली थी। वो 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं, 5-6 घंटे का सफ़र मेरे लिए, मैं वो दिन आज भी नहीं भूलती, इतना दुखदाई था वो मेरे लिए। तो वहाँ से मैं चली थी 11 बजे और मैं सुबह 5 बजे दिल्ली पहुँची। सुबह मैंने इनके सारी जाँचें वाँचें हो गई थी, क्यों वगैरह हो गए थे, और इनको सुबह डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। मेरे लिए नया शहर था, मैं इतनी जल्दीबाजी में आई थी कि मुझे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे अपने हस्बैंड के ATM पास वगैरह कुछ भी नहीं मालूम था। मतलब पैसे की मेरे पास यहाँ दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैं यहाँ पर आके, नया शहर था, कोई पहचान नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इनके ऑफिस में फ़ोन लगाया तो उनके जो बॉस थे वो अच्छे थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उन्होंने बोला कोई नहीं, आप करवाइए, हम तुरंत करते हैं। और जो हमने पिक्चरों में सीन देखा है ना कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, पेशेंट पड़ा हुआ है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो वो सब मैंने यहाँ देखा। मेरे हस्बैंड अंदर लेटे हुए थे ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर ने कह दिया आप पैसे जमा कर दीजिए और हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। वो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ था उस समय। तो जब मैंने पापा से ये कहा था कि पापा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो पापा के अकाउंट में भी नहीं थे। तो फिर हमने जब ऑफिस में बात की, कहीं नहीं दिखा, तो ऑफिस से कुछ इंतजाम हुआ। तो उस समय मैं ये सोने की चूड़ियाँ पहने हुई थी, ये जो मैं हमेशा पहन के रखती हूँ। तो मैंने पापा से कहा पापा इनसे अपने को इतना इंतजाम हो जाएगा, कपल अभी यहाँ का ऑपरेशन करा लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो पापा ने कहा बोले नहीं, देखते हैं, थोड़ी देर कुछ करते हैं। तो फिर जब मैंने इनके ऑफिस में बात की थी तो इंतजाम हो गया था और तब इनका ऑपरेशन हुआ था। फिर इनका अकाउंट पासवर्ड वगैरह जो साथ में बच्चा था उस पे के पास भी था, बाकी अकाउंट इनका ATM में नहीं मिल रहा था। पैसे थे हमारे पास, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे कोई जानकारी थी ही नहीं। उसके बाद इनका ऑपरेशन हुआ और ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो लॉन्ग टाइम तक मेरे हस्बैंड को खानी है और हमेशा खानी है। ये मुझे टाइम पे देनी होती है उनको, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि जब तक हैं तब तक ये दवाइयाँ उनको हमेशा देनी है मुझे, तो इसीलिए ये दवाइयाँ वो रोज़ खाते हैं। तो ये था मेरा ग्वालियर से दिल्ली होने तक का सफ़र। और आज भी मैं, सब लोग सोचते हैं ना, तो आज भी मैं मतलब अंदर से टूटी हुई हूँ। और वैसे बहुत मस्त हूँ मैं, ईश्वर की दया से किसी चीज़ को कोई कमी नहीं है, बस मैं यहाँ हार जाती हूँ। यहाँ पर मैं इतनी हार जाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि बस जैसी मैं इस घर में आई थी ना लाल जोड़े में, और ईश्वर मुझे इस घर से लाल जोड़े में ही विदा कर दे। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, जो मैं दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुई। और कहानी क्या, मेरी अपने मन की बात है। सब लोगों को लगता है कि मैं मस्त हूँ, हाँ मैं मस्त हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अंदर से सच बताऊँ मैं आपको, बहुत डर लगता है, कभी कभी डरती भी हूँ। और ये डर जब लोगों को आसपास ये चीज़ होते हुए देखती हूँ तो बहुत लगता है, लेकिन किसी से कहती नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्योंकि ये जो मेरी ज़िंदगी है ना, ये मेरी पूरी दुनिया है। बस कभी कभी लगता है इनके सर में भी दर्द ना हो। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जैसी मैं इस घर में आई हूँ ना, वैसे ही इस घर से मुझे विदा कर देना, क्योंकि मैं इतनी, तो ये थी मेरे मन की बात। और मेरे ग्वालियर से नोएडा होने की ग्वालियर से जो मैं नोएडा शिफ्ट हुई, और ये मैं किसी वजह से नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं दवाइयाँ क्यों देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश रखते हैं मुझे, मैं भी बहुत खुश हूँ। और ये तो मेरे मन का जो दर्द है, जो मैं किसी को नहीं शेयर करती, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ मैं डरी हुई हूँ और डर लगता भी है कभी कभी, और बाकी सब ईश्वर की मर्जी है बस। तो मेरा ये मन की बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये थी मेरे मन की बात।